चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको देंगे। विधानसभा में नीरज डांगी कर रहे हैं नामांकन। गहलोत, डोटासरा समेत कई विधायक मौजूद हैं। कांग्रेस ने दूसरी बार बनाया है राज्यसभा उम्मीदवार। संख्याबल के हिसाब से नीरज डांगी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार है नीरज डांगी और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर नीरज डांगी जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पूर्व सीएम गहलोत मौजूद है जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डोटासरा समेत कई और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। टीकाराम जूली विपक्ष के नेता भी मौजूद हैं। तो नीरज डांगी दूसरी बार राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हैं। संख्या बल के हिसाब से नीरज डांगी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो देखिए राजस्थान में क्योंकि 3 सीटें खाली हैं राज्यसभा की, बीजेपी ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, सतीश पुनिया और अलका गुर्जर, और कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार नीरज डांगी को चुनावी मैदान में उतारा है। संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें तो नीरज डांगी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीरज डांगी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच चुके हैं। 1 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जानकारी ये थी। नामांकन को लेकर कांग्रेस खेमे में बड़ी राजनीतिक हलचल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा में नजर आ रहे हैं। नेताओं का जुटना यहां पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये नामांकन जो है वो दाखिल होगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार हैं नीरज डांगी और विधानसभा में नीरज डांगी जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए पहली बार जून 2020 में राजस्थान से राज्यसभा के लिए वो चुने गए थे। अगर हम संसदीय सफर को देखें, क्योंकि नीरज डांगी जिनको राजस्थान राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना फिर एक बार उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता, दलित नेता डांगी का राजनीतिक सफर यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक नीरज डांगी 2 बार बेहद कम अंतर से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। सुधीर हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूं। सुधीर, देखिए पहुंच तो चुके होंगे कांग्रेस के सभी नेता, नॉमिनेशन फाइल क्या हो चुका है या 1 बजे होना है, क्या अपडेट है? देखिए अपडेट पूरी तैयारी के साथ नीरज डांगी और प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब ये नामांकन का काम हो जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने नामांकन प्रस्तुत करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से नीरज डांगी ने लगभग 4 नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें नामांकन की जाँच होती है, उसमें 1 या 2 गलत हो जाए तो कम से कम ये गुंजाइश रहे कि दूसरे नामांकन ज़्यादा रहते हैं तो उसमें बचने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो अभी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ चुके हैं, पीसीसी चीफ डोटासरा भी आ सकते हैं और आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जो दूसरे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो विधानसभा के अंदर पहुँच चुके हैं और नामांकन काम अब कुछ ही देर में होने वाला है। जी बिल्कुल। और सुधीर देखिए, थोड़ा नीरज डांगी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरीके का सफर उनका रहा है, कितनी सक्रिय राजनीति में रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं मिल पाई और दूसरी बार राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं। देखिए 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश की जो उच्च सदन कहें उस उच्च सदन के अंदर वो पहुंच पाए थे और अब दूसरी बार लगातार उनको दूसरी बार कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया और लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उनको भेजा जा रहा है। तो एक ये समुचित उनका एक कह सकते हैं कि ये कौशल है कि लगातार नीरज डांगी दूसरी बार लगातार टिकट मिलना, एक ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति उनका जो नैतिकता है, दायित्व है और जो उनकी भूमिका कांग्रेस में रही है उसको देखते हुए उन पर दोबारा कांग्रेस ने विश्वास जताया है। जी स्पोक्स पर्सन किस तरीके के हैं नीरज डांगी, क्योंकि राज्यसभा में पार्टी का मजबूत पक्ष रखना, राज्य का मजबूत पक्ष रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उच्च सदन की जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं।
देखिए, निश्चित रूप से आप ये सही कह रहे हैं कि उच्च सदन की जिम्मेदारियां होती है, 6 साल का कार्यकाल होता है और कोई एक जगह निश्चित क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यसभा का जो कैंडिडेट होता है उसके लिए कोई भूभाग निश्चित नहीं होता है। वो संपूर्ण प्रदेश को बिलोंग करता है और तमाम जो प्रदेश की समस्या है, चाहे राष्ट्र की समस्या हो, चाहे खुद के प्रदेश से जुड़ी हुई समस्या है, उसको उच्च सदन में उठाते हैं और केंद्र सरकार, जो भी उस समय की सरकार रहती है, उस सरकार के सामने जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं। इन्होंने भी ऐसे कई सारे मुद्दे राज्यसभा के दौरान उठाए हैं, जिनकी बदौलत ये देखें कि, और सबसे बड़ी बात कि गांधी परिवार के विश्वस्त लोगों में से कह सकते हैं कि नीरज डांगी माने जाते हैं, लिहाजा उसी दृष्टि से, क्योंकि जिस समुदाय से ये अनुसूचित जाति समुदाय से बिलोंग करते हैं, लिहाजा उनकी जो ये टिकट दी गई है, ये ही सोचकर उन पर विश्वास जताया गया है कि दूसरी बार टिकट दिया जाना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि उनकी लॉयल्टी जो है कांग्रेस के प्रति नजर आई और यहाँ तक कि किसी दूसरी बाहरी को किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, उन्हीं पर दोबारा से कांग्रेस ने विश्वास जताया है। जी बिल्कुल, ये साफ नजर भी आ रहा है। बीजेपी ने भी इस बार अपने जो कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं उनका सीधे तौर पर राजस्थान से ताल्लुक है और ये एक बहुत मजबूती के साथ कैंडिडेट का चुनाव किया गया है। लेकिन आज कांग्रेस का थोड़ा अलग नजर नहीं आ रहा है आपको सुधीर, क्योंकि कांग्रेस के विधायक सारे पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, पूर्व सीएम गहलोत, सभी लोग एक नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए हैं आज। जी बिल्कुल, जब भी इस राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा का चुनाव जो जिसकी पार्टी होती है उस पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी पहुंचते हैं और जो सीधे विधानसभा के सदस्य होते हैं वो यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि नामांकन में प्रस्तावक की एक अलग भूमिका होती है जिसमें हर प्रपत्र पे 10 सदस्यों के नामांकन होते हैं, लिहाजा उनका पहुँचना भी जरूरी होता है। एक पार्टी में मैसेज देने के भी, एकजुटता का मैसेज देने की भी आवश्यकता होती है कि तमाम चाहे गतिरोध भी रहे होंगे लेकिन पार्टी एकजुट है, इसलिए एक मैसेज देने की राजनीति पार्टियों में एक संदेश देने का एक तरीका होता है, वो भी होता है। तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आज विधानसभा के अंदर है और नीरज डांगी को बतौर प्रत्याशी उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। सुधीर, क्या आप संख्या बल का जरा में गणित बता सकते हैं जिससे ये समझा जा सके कि जीत के कितने करीब है नीरज डांगी? देखिए, सीधी सी बात है कि जब 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, 200 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें किस तरह से ये फार्मूला तय किया जाता है, उसके अंदर सीधे तौर पे ये माना जाता है कि जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत 51 वोटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं 200 सदस्य हैं अपॉन 3 + 4 किया जाता है और उधर 200 के +1 किया जाता है, तो इस तरह से 50 वोट आते हैं, 50 में 1 जोड़ा जाता है तो 51 वोटों की गणित हो जाती है। ये भी प्रथम वरीयता के वोट होने चाहिए, क्योंकि इसमें वरीयता क्रम लिखा जाता है, पेन एक विशेष पेन के द्वारा जब मतदान की प्रक्रिया होती है तो उसमें लिखा जाता है। तो 51 वोटों की आवश्यकता होती है। बीजेपी के पास 118 अभी इस समय सदस्य हैं कुल, तो उनको 102 वोटों की आवश्यकता है, लेकिन इधर 67 वोट हैं तो उधर 51 वोटों की आवश्यकता है। तो सीधी तौर पर ये देखें कि अपनी अपनी तरह से ये क्लियर कट सामने नज़र आ रहा है कि जो गणित के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है और 1 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है सीधी तौर पे। अगर इसमें ज़्यादा उत्सुकता बढ़ती है कि कोई अन्य एक सदस्य और फॉर्म नामांकन दाखिल कर देता है तो फिर बड़ी उत्सुकता की स्थिति हो जाती है। तब वैसी स्थितियां पैदा होती है जब तमाम पार्टियां अपने अपने सदस्यों को, जो विधानसभा के सदस्य हों, अपनी ओर मिलाने के लिए और किसी होटल में जाके रहने के लिए, जिसको हम राजनीतिक भाषा में बाड़ाबंदी कहते हैं, वो स्थितियां बनती है और राजस्थान में पहले ऐसे कई मरतबा बन भी चुकी है। लेकिन इस बार क्योंकि वोटों के गणित का बहुत बड़ा अंतराल है, लिहाजा ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह बयान दिया था कि हम कल भी नामांकन करेंगे और 8 तारीख को भी करेंगे। जब उनसे पलट के पूछा गया क्या एक नामांकन होगा या फिर तीसरा नामांकन किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा संशय और उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। तो इस लिहाज से देखें कि अब स्थिति साफ होगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम बैठेंगे और अभी विचार करेंगे कौन कब नामांकन करेगा, लेकिन मोटे तौर पर बीजेपी 8 तारीख को सोमवार के दिन नामांकन करने वाली है। ठीक है सुधीर, मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस के सभी नेतागण पहुंच चुके होंगे। नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
देखिए, नॉमिनेशन बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होते हैं, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रमुख शासन सचिव के तो जो सेक्रेटरी है विधानसभा के, उन्हीं के सामने ये नामांकन दाखिल होगा। तो उनके सामने जाना है और अपने प्रपत्र को उनको जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से निर्वाचन अधिकारी के सामने दिए जाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ विधानसभा के अंदर अपने नामांकन पत्र को देना होता है। महज 5 से 10 मिनट की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद नामांकन दाखिल माना जाता है। जी बिल्कुल सुधीर, देखिए प्रक्रिया भले ही छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है वो पूरी तरह से बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एकजुट होकर एक संदेश देने की कोशिश की है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नीरज डांगी के अलावा क्या किसी और के नाम की भी चर्चा थी? देखिए, राज्यसभा चुनाव में औरों के नामों की चर्चा भी, क्योंकि जिस तरह से हम कहें कि एक निश्चित प्रक्रिया के तौर पर गुजरना पड़ता है कि प्रदेश से भी नाम गए होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय बीजेपी का जो संगठन है उसके माफ़ कीजिए कांग्रेस का संगठन है, उसके पास भी वो सारे प्रक्रिया गई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके सामने खड़गे साहब के सामने गई होगी। तमाम जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके सामने गई होगी। एक जो नाम सामने निकल के आता है, सामूहिक रूप से जिसके नाम निकल के आता है, उस नाम की घोषणा की जाती है। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक ही तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। राज्य से नाम जाता है, पार्टी के उच्च नेताओं के पास जाता है, केंद्रीय नेतृत्व के पास जाता है और वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि अमुक उम्मीदवार पार्टी का इस चुनाव का प्रत्याशी घोषित होगा। सेम प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव में भी अपनाई गई है और उसी के तहत कांग्रेस ने नीरज डांगी पर दूसरी बार विश्वास जताया है। जी ठीक है सुधीर, क्योंकि देखिए विश्वास डांगी पर जताया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पहली बार 2020 में चुने गए और फिर से वो राज्यसभा के भीतर जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को आने वाले समय में कितनी मजबूती मिल सकती है अपने इस फैसले से? क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे चुनाव सामने हैं, चाहे हम पंचायत की बात कर ले या उसके बाद अभी कुछ समय बाद विधानसभा के भी चुनाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्योंकि हलचल अब बहुत तेज हो गया, अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं कांग्रेस के। देखिए, राजनीतिक पार्टी में इस तरह की प्रक्रिया चलना एक सामान्य बात है, लेकिन एक मैसेज देने की जहाँ तक बात होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जिस समुदाय से, जिस समाज से नीरज डांगी आते हैं, उस समाज को एक तरह से मैसेज देने की बात होती है कि अमुक समाज का जो प्रतिनिधि है उसको राज्यसभा में इस पार्टी ने भेजा गया है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कल भी कि बीजेपी ने जाट जो है उनको साधा है और दूसरी तरफ गुजरों को भी साधा है। सेम उसी तरह से कांग्रेस ने भी नीरज डांगी पे विश्वास दिखाकर एससी वोटों पर सीधी तरह से ये साधने की कोशिश की गई है। तो राजनीति में जो मायने होते हैं वो एक संदेश देने के मायने होते हैं और वोटों की जो सबसे बड़ी जो गणित होती है उसको ध्यान में रखकर इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के प्रत्याशी को चयन किया जाता है। जी अभी अंदर कांग्रेस के कौन कौन नेता मौजूद हैं सुधीर? देखिए, अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है नीरज डांगी वो तो स्वयं मौजूद ही है। इसके अलावा पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, पूर्व जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है और बाकी जो सदस्य हैं जो नामांकन दाखिल करने के लिए जो प्रस्तावक के रूप में यहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए आए हैं वो सदस्य अंदर मौजूद हैं। जी ठीक है, लेकिन मैं आपसे नीरज डांगी की अगर मैं बात करूं, किस क्षेत्र पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, सबसे बड़ा जो सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि एक सार्वजनिक जीवन में आने के बाद इनका सार्वजनिक क्षेत्र भी देखा जाता है, सामाजिक रूप से लोगों से कितना जुड़ाव रहता है और राजनीतिक क्षेत्र कैसा रहता है। तभी 2 बार, क्योंकि उनका चुनाव जीतना हारना ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन लोगों तक पहुंच और लोगों में उनके प्रति क्या भावना है उस भावना को देखा जाता है। लिहाजा उनको विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट दी गई लेकिन वो जीत नहीं पाए, अलग बात है, लेकिन उनको राज्यसभा में कांग्रेस ने मौका दिया और राज्यसभा में भेजा गया। तो सार्वजनिक जीवन उनका किस तरह का है, उनका सामाजिक तौर पर उनका मेल मिलाप कैसा है और कितनी पार्टी के प्रति वफादारीता है, वो सब देखने के बाद ही एक कैंडिडेट का चयन होता है और इसी तरह का जो पूरे मापदंड पर है वो नीरज डांगी अभी खरे उतरते नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस के कुछ विधायक भी अंदर मौजूद है?
जी निश्चित रूप से, क्योंकि जो सदस्य होते हैं वही प्रस्तावक की भूमिका में आते हैं, तो उनके हस्ताक्षर उस नामांकन के, क्योंकि 10 लोगों के जो 10 सदस्यों के हैं वो नामांकन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंदर उन सदस्यों का भी है, तमाम एक समूह के रूप में जाते हैं और जो निर्वाचन अधिकारी है उनके सामने जाके वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने नामांकन प्रस्तुत करते हैं और एक ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक की होती है और प्रक्रिया पूरी करने के बाद आ जाते हैं। तो अब कुछ देर बाद जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सब विधानसभा से बाहर की ओर निकलेंगे। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि नीरज डांगी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग के फेज से लेकर अब तक कितना लंबा समय रहा होगा नीरज डांगी का? इससे पहले उनके पिता भी शायद मंत्री रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से पार्टी से जुड़ाव रखने वाला, सबसे पहले आप देखिए जैसे बीजेपी में सतीश पूनिया की चर्चा की जाती है तो वो एबीपी के ज़माने से जुड़े हुए थे, 1982 से वो सक्रिय राजनीति में एबीपी के जुड़े। सेम इसी तरह नीरज डांगी भी एनएसयूआई से जुड़े और एनएसयूआई से अपना सफ़र करते हुए वो आगे तक राज्यसभा के सदस्य बने और दूसरी बार बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी उनके काम आती है और खुद की पृष्ठभूमि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की गई है वो भी उनके काम आ रही है। लिहाजा इसी वजह से उनको दूसरी बार के लिए राज्यसभा के लिए राजस्थान से कांग्रेस निर्वाचित करके भेज रही है। जी बिल्कुल, ये साफ देखने को मिल रहा है कि एक साफ छवि और एक अच्छा बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, जिसकी चलते आज उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अगर हम बीजेपी कैंडिडेट्स की बात करें तो वो भी बहुत सोच समझ के रखे गए हैं। सुधीर, बिल्कुल इस बात का पहले से ही इशारा दे दिया गया था, संकेत दिया गया कि इस बार राजस्थान से जो 2 कैंडिडेट होंगे वो राजस्थान से ही होंगे, ये नहीं कि किसी बाहरी को उम्मीदवार बना दिया जाए। सामान्यतया राज्यसभा का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कहीं से भी किसी को भी उम्मीदवार बना के उतार दिया जाता है, वहाँ वो राज्यसभा सदस्य राजस्थान का कहलाता है, लेकिन भले ही वो राजस्थान का निवासी ना हो। लेकिन इस बार बीजेपी ने दोनों पर विश्वास जताया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें उसको देखते हुए अलका गुर्जर को यहाँ से उतारा है। अब अगर राजस्थान की 10 सीटों की बात करेंगे जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद एक कांग्रेस पे के जो हैं वो महिला सदस्य के तौर पे सोनिया गांधी रहेगी, तो दूसरी ओर अलका गुर्जर बीजेपी की ओर से रहने वाली है। तो जो चुनाव किया जाता है वो पूरा देख के किया जाता है। अलका गुर्जर का अपना एक बैकग्राउंड है, 1995 से वो सदस्य जिला परिषद दौसा से उनका करियर शुरू हुआ था और अब राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर वो बीजेपी में काम कर रही है। विधायक भी बीच में रही, उनके पति भी मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में या राजस्थान में। तो एक पूरी गणित पूरा देखा जाता है, पूरा वोटों की गणित देखी जाती है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से वो फायदा उस पार्टी को मिलने वाला है, किन किन समुदाय को साधा जा सकता है, वो तमाम देखा जा सकता है। सतीश पूनिया एक स्वच्छ छवि के नेता हैं और सभी समाजों में उनकी सर्वमान्यता भी है। लिहाजा उनको एक जाट होने के नाते ही नहीं, केवल उनको दूसरे समाजों को भी साथ लेकर चलने की जो उनकी अदा है उसको भी ध्यान में रख के उनको ये दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत बड़े वोटर के रूप में राजस्थान में जाट हैं तो दूसरी ओर गुर्जर है, तो दोनों को ही साधने की बीजेपी ने भी कोशिश की है। जी सुधीर, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर तो आम जनता का राज्यसभा चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि हम लगातार अपने वीडियोस के कमेंट्स में, लाइव सेशन में ये सुनते आए हैं कि बीजेपी ने सतीश पूनिया को राज्यसभा के लिए भेजना चाहिए। ऐसे में अगर मैं बात नीरज डांगी की करूं तो उनको लेकर कैसा माहौल नजर आता है आम जनता के बीच में? देखिए सामान्यतः देखिए जिस पार्टी की सत्ता होती है वो सत्ता वाली पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट होते हैं तो ज़्यादा उत्सुकता होती है, क्योंकि ज़्यादा वोट भी उनके पास होते हैं और कैंडिडेट भी उनके। कि राजस्थान में जो चलन रहा है कि हर 2 साल में 4 सीटें खाली होती है और हर 2 साल में 3 सीटें खाली है। अभी जैसे 2 साल में, अब 2026 में 3 सीटें रिक्त हुई है, अगली बार 4 सीटें रिक्त होगी और तब तक जो चुनाव होगा 2028 के बाद में उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तब तक एक बार यही सरकार रिपीट करने वाली है। तो 6 साल के पीरियड में हर 2 साल में यहाँ पर सेवानिवृत्ति कह सकते हैं, रिटायरमेंट कर सकते हैं, हर 2 साल बाद होते रहते हैं 6 साल का कार्यकाल पूरा करके। तो इस तरह से एक राज्यसभा की अपनी एक प्रक्रिया भी चलती है। जी लेकिन आपने मदन राठौड़ के बयान की बात की थी, मैं दोबारा से उसमें आना चाहूंगी सुधीर। क्या आपको लग रहा है कि कोई एक और कैंडिडेट मैदान में उतार कर इस